Greetings of the day, students. So today we will start the next topic of the current electricity, Ohm's law. Important. So already have studied about Ohm's law in the class 10th, but today I am going to repeat you about Ohm's law. ओम्स लॉ के बारे में आज हम पढ़ेंगे. करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो अगला टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, तो उस पर बात करेंगे हम. तो लेट्स टॉक अबाउट इट. क्या हुआ कि ओम साहब जो थे, इन्होंने कंडक्टर लिया, उसमें जो है बैटरी को जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस लगाया, यानी कंडक्टर, उसमें बैटरी को जोड़ दिया. फिर जो है ये बैटरी में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए इन्होंने जो है किया. फिर एमीटर यहाँ लगा दिया था. एमीटर करंट को मेजर करने के लिए, और यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाने के लिए वोल्टमीटर भी लगा दिया था. वोल्टमीटर भी यहाँ पे लगा दिया था कंडक्टर के क्रॉस में, यानी कि जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस में वोल्टमीटर लगा दिया था. तो वोल्टमीटर जो है मेज़र कर रहा था करंट. अब इनके दिमाग में आया कि चलो हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो देखते हैं करंट में क्या परिवर्तन होता है. तो उन्होंने कहा जैसे ही वोल्टेज बढ़ाया तो करंट भी बढ़ गई, और फिर वोल्टेज को बढ़ाया, फिर करंट बढ़ गई. तो उन्होंने देखा कि जो करंट और वोल्टेज का रेशियो आ रहा था वो एकदम फिक्स आ रहा था. यानी कि अगर 10 वोल्टेज था, मान लेते हैं करंट, और 10 वोल्टेज जो था, वोल्ट जो पोटेंशियल था 10 वोल्ट था, तो करंट अगर 20 वोल्ट आ रहा था, करंट 20 एम्पियर हो गया. सॉरी, एक बार देखिए, 10 वोल्ट अगर करंट था, यानी 10 वोल्ट अगर पोटेंशियल था, तो करंट कितना आ रहा था, 20 एम्पियर आ रहा था. फिर उन्होंने क्या किया, मान लेते वोल्टेज को 20 कर दिया. जब वोल्टेज को उन्होंने 20 वोल्ट किया तो देखा कि जो करंट है ना, इसका रेशियो अगर देखा जाए कितना आ रहा था, 1/2. तो उन्होंने देखा कि दूसरा जब 20 वोल्ट कर दिया ना, तो करंट 40 वोल्ट हो गई, 40 एम्पियर हो गई. तो यहाँ भी रेशियो कितने आ गया, 1/2 आ गया. तो इसी तरह से जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते गए, वैसे वैसे ही जो है करंट भी बढ़ती गई उसी सेम रेशियो में. यानी वोल्टेज और करंट का जो रेशियो था, यानी जो पोटेंशियल और करंट का रेशियो था, वो सेम आ रहा था हर कंडीशन में. कम किया तो कम भी हो रहा था. इस एक्सपेरिमेंट को आप प्रैक्टिकल में भी कर सकते हैं अपने लैब में जा कर के, और वेरीफाई कर सकते हैं ओम्स लॉ को किसी कंडक्टर को लेकर के. तो जैसे जैसे यानी कि पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी वोल्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे जो करंट है वो भी बढ़ रहा है. नहीं कर सकते हैं आप प्रैक्टिकली जा करके, वहाँ पे प्रैक्टिकली एक बार लैब में देख भी सकते हैं. इसे लैब में जाएंगे तो उसको देख सकते हैं और इसे वेरीफाई कर सकते हैं. आपका प्रैक्टिकल में भी है. अब जब हम ग्राफ बनाते हैं ओम्स लॉ के लिए, ओम्स लॉ के लिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे कि हम एक लाइन जो है वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या रखेंगे, पोटेंशियल को रखेंगे, और वाई एक्सिस पे किसको रखेंगे, करंट को रखेंगे. ये ध्यान रहे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे रखेंगे जो वेरिएबल होता है, तो पोटेंशियल यहाँ पे वेरिएबल है, वो पोटेंशियल को हम चेंज कर सकते हैं, जबकि वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकते हैं. ओम्स लॉ में क्या होता है कि जब भी हम वेरीफाई करते हैं तो हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. हमेशा क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन. और ये स्ट्रेट लाइन बताता है पोटेंशियल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल. यानी कि जैसे जैसे चेंज होगा पोटेंशियल में, उसी रेशियो में चेंज होगा करंट में. तो ये था ग्राफ ओम्स लॉ के लिए. तो आई होप यू विल बी क्लियर अबाउट ओम्स लॉ. तो वंस अगेन आई एम स्टेटिंग ओम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, the potential across the current flowing in the conductor is directly proportional to the potential of the conductor. And notes is there also. तो नोट्स भी है जहाँ पे आप इसे देख सकते हो. नाउ रेजिस्टेंस. अब बात करते हैं, यहाँ से एक नई चीज़ हमें मिली है, नया चीज़ पैदा हुआ जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं. तो रेजिस्टेंस क्या है, तो व्हाट इज़ रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस क्या है उस पर हम बात करेंगे. देखिए, तो रेजिस्टेंस, देखिए जो कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं.
तो जब इलेक्ट्रॉन्स जो है आगे बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ता है तो वो डायरेक्टली इस पर फ्री स्पेस नहीं होता कि डायरेक्टली वो मूव करता हुआ चला जाए, बल्कि वो एटम से टकराते हुए जाता है, यानी कि उसके रास्ते में रुकावट पैदा होती है। तो वायर, कोई भी वायर या कोई भी कंडक्टर जितना रुकावट पैदा करता है करंट को फ्लो होने में जितना रुकावट पैदा करता है उसे ही उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि द ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर टू in flow of current through it. The obstacle produced by the conductor in flow of current through it is called रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस क्या है? जितना रुकावट पैदा करता है कोई भी कंडक्टर करंट को फ्लो होने में, उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में यानी कि करंट को फ्लो होने के लिए थोड़ा सा वो रुकावट पैदा करता है। कौन? कंडक्टर। और हर कंडक्टर की अपनी अपनी अलग अलग रेजिस्टेंस होती है, यानी हर कंडक्टर का अलग अलग होता है। क्लियर है? अब रेजिस्टेंस का यूनिट, तो यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो जो यूनिट होता है ओम्स के रिस्पेक्ट में ही हमें जो है ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ ओम। ऑलरेडी 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया आपका ओम। अब जरा देखें, थोड़ा सा बात करेंगे अब रेजिस्टेंस पे डिटेल में। तो रेजिस्टेंस पे डिटेल में बात करें तो क्या होगा? अब बात करते हैं V इज इक्वल टू होता है I into R, so R will be equal to V upon I। क्या वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, या करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस रेशियो में वोल्टेज चेंज होगा उसी रेशियो में करंट चेंज हो जाएगा। इस तरह से रेजिस्टेंस पर कोई, यानी कि रेजिस्टेंस डू नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज और करंट। रेजिस्टेंस किस पे नहीं डिपेंड करता है? वोल्टेज पे भी डिपेंड नहीं करेगा, करंट पे भी डिपेंड नहीं करेगा। यानी वोल्टेज या करंट के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, उन पे बात करेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, उसी पे बात कर लेते हैं। एक बार देखिए क्या क्या लिखा है, एक बार पढ़ के भी दिखा दे कि द ऑब्स्टेकल, द पोजीशन अफर्ड बाय द कंडक्टर इन फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट is called resistance of conductor. Resistance is directly proportional to the length of the conductor or proportional to it। अच्छा, यहाँ प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के बारे में, एंड रेजिस्टेंस ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है और ना ही करंट पे डिपेंड करता है। तो इस बात को ध्यान रहे, क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी कि ये कंडक्टर है, यदि कंडक्टर है ये, तो कंडक्टर की जो लेंथ होगी उस पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। साथ ही साथ रेजिस्टेंस जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द, मान लेते से कट मारा तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। यानी कि रेजिस्टेंस ना वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, ना रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ। यानी कि बड़ा कंडक्टर ले लूँ तो लंबाई अगर बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। उसी तरह से अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए देखते हो कि आप जो हीटर होता है, हीटर में पतला सा वायर लिया जाता है क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया उसकी कम हो। लंबा सा वायर लिया जाता है, इसीलिए उसे कॉइल करके ताकि एक लंबा वायर जो है ना छोटी सी एरिया में आ जाए। तो लंबा वायर चाहिए, लेंथ उसकी बड़ी होनी चाहिए
और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होना चाहिए, पतला वायर होना चाहिए, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और फिर जब करंट फ्लो होता है तो वो हीट हो जाता है। तो इन दो बातों को देख लिया हमने। इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा रेजिस्टेंस है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, यहाँ पे दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस आर, जो रेजिस्टेंस आर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर कंबाइन कर दें इन दोनों को, कंबाइनिंग ऑल दीज टू, कंबाइनिंग वी गेट, कंबाइनिंग वी गेट आर इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है रो एल अपान ए, आर इज इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपान ए, जहाँ पर रो क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, या इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, या इसे दूसरा नाम से हम क्या देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये ध्यान रहे कि रेजिस्टेंस हमारा जो है किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी कन्फिगरेशन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर यानी कन्फिगरेशन एंड बनावट, कन्फिगरेशन मीन्स क्या, बनावट, कन्फिगरेशन ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा कि कंडक्टर की बनावट कैसी, कन्फिगरेशन कैसा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ पे हमने देख लिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है, कंबाइन किया, रो आ गया, रेजिस्टेंस का जो यूनिट था वो तो ओम था, वो तो पहले हम पढ़ चुके हैं। अब ज़रा देखा जाए रेजिस्टेंस किन किन बातों पे, लेंथ पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। बात आती क्वेश्चन कभी कभी कि क्या रेजिस्टेंस जो है मटेरियल पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो चूँकि रेजिस्टिविटी आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपन ए, तो रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, यानी कि अगर हम आयरन का ले लें और कॉपर का ले लें तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी। आयरन की अलग, सिल्वर की अलग, कॉपर की अलग। तो रेजिस्टिविटी अलग होने की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस अलग होगा। तो अगर डायरेक्टली कहें तो जो रेजिस्टेंस है वो कॉन्फ़िगरेशन पे तो डिपेंड करता है, लेकिन मटेरियल पे नहीं डिपेंड करता है। लेकिन अगर रेजिस्टिविटी को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो हम कह सकते हैं तब कि ये रेजिस्टेंस भी डिपेंड करेगा मटेरियल पे, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं। डायरेक्टली ये देखें कि क्या जो रो है, रेजिस्टिविटी है, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, यही जो है मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो इस बात को याद रहे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सीधे सीधे जो है कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन मटेरियल पे डिपेंड कौन करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो अब बात करेंगे अगला टॉपिक, अगला हेडिंग, हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो अगला हेडिंग जो हमारा है वो है रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल फीचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का फिजिकल फीचर्स पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है उस पर बात करेंगे। तो वी नो दैट, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पहले से पढ़ चुके हैं कि करंट I इज इक्वल टू होता है NEAVD। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन है वो हमने देख लिया है कि I इज इक्वल टू NEAVD। VD यहाँ पे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर। तो I इज इक्वल टू होता है NEAVD। अच्छा, VD को जो उससे पहले हम VD का जो है फार्मूला, तो I इज इक्वल टू NEAVD जो होता है, VD कितना होता है, स्मॉल e कैपिटल E टाउ अपान m, यही होता है VD का वैल्यू। तो I इज इक्वल टू होगा NEAVD। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना बात कि हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन था वही होता है
कि आई इज इक्वल टू एन ई वी डी, तो वी डी की जो वी डी की वैल्यू रख दी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमने क्या रख दिया, वैल्यू रख दिया। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमने देखा कि आई इज इक्वल टू हमारा हो गया एन ई ए, वी डी की वैल्यू थी स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। अब हम स्मॉल ई अगर वोल्टेज भी अप्लाई किया गया होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है एल है, तो ई इज इक्वल टू होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन एल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन एल। इस ई की वैल्यू जो वी अपॉन एल है उसको हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो हमें आई इज इक्वल टू आ जाएगा एन ई ए स्मॉल ई, इसको स्क्वायर कर देता हूँ क्योंकि ई दो बार है, तो एन ई स्क्वायर ए टाउ अपान एम, और जो ई की वैल्यू है उसे हम लिख सकते हैं वी अपान एल। अगर वी जो है पोटेंशियल हमने कंडक्टर पे अप्लाई किया था, इस तरह से हमें वी अपान आई चाहिए। तो इस वी को हम उधर लेके जाएं अगर, तो वी अपान आई कर दें, इस साइड के जो नीचे वाले हैं ऊपर चले जाएंगे, एम और एल ऊपर चले जाएंगे, एन स्क्वायर ए नीचे चला जाएगा। इस तरह से हम इसे क्रॉस चेंज कर सकते हैं। तो इसे हम सॉल्व करें, ये वी अपान एल था, तो वी अपान आई करना है, तो वी अपान आई इज इक्वल टू, ज़रा देखा जाए वी आई इधर है तो इधर आई इधर जाएगा, तो एम एल जो है ऊपर राइट में चला जाएगा अपान एन ई स्क्वायर ए। और अब वी अपान आई को आप क्या जानते हो, रेजिस्टेंस होता है, आर होता है। तो इस तरह से वी अपान आई आर हो गया था, ये आर इज इक्वल टू हो गया एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए। गुड, हम यहाँ तक पहुँच चुके। तो यानी कि रेजिस्टेंस देखा जाए तो रेजिस्टेंस में मास है एम एल स्क्वायर एम एल एन ई स्क्वायर है, सॉरी एक बार देख लेते हैं पहले, अच्छा हो जाए। एक बार डेरिवेशन को फिर से हम बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। डेरिवेशन को आगे देखते हुए हमने कहा कि जो करंट होता है आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, एन ई ए वी डी, ये रिलेशन था। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई ए, वी डी की वैल्यू रख दें स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपान एम, ये वैल्यू वी डी की वैल्यू है, वी डी की वैल्यू पड़ गई। अब ई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसके बाद आई स्क्वायर है एन ई स्क्वायर ए टाउ अपान एम, और ई की वैल्यू है वी अपान एल। अब इसे वी अपान आई करना है, तो इस तरह से वी अपान आई इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई, उल्टा हो जाएगा एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। ऐसे हम वी अपान आई, ये आई है, तो वी अपान आई इज इक्वल टू हो जाएगा यम अपान यन ई स्क्वायर टाउ, एक साथ कर लेता हूँ, इंटू एम बाई एल, सॉरी एम तो लिख दिया, एल बाई ए अलग कर लेता हूँ। तो देखिए वी अपान आई को हम आर कहते थे, और ये वाला पार्ट ना रो के इक्वल हो रहा है, अभी रो को इंट्रोड्यूस यहाँ नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। इस तरह से एन ई ए स्क्वायर टाउ हमारा रेजिस्टेंस आ गया। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला भी याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस का फार्मूला, V इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए।
डी आ गया। अब ज़रा देखिए, सॉरी वी, क्या मैं भी, मेरा भी दिमाग क्या है, वी नहीं आर। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, रेजिस्टेंस आर, सॉरी, आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये आ गया। अब इस रेजिस्टेंस के ये फार्मूला हो गया, याद कर लीजिए। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एक साथ कर ले, और एल अपॉन ए। तो जरा देखा कुछ इस तरह से, अगर इससे कंपैरिजन करें, रो एल अपॉन ए से कंपैरिजन करें तो रो की वैल्यू कितनी आएगी? रो इज इक्वल टू हो गया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, यानी कि रो की वैल्यू ये हो गई, ध्यान रहे, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, क्योंकि उसे हम आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए से कंपैरिजन करें। तो इस तरह से रो का भी वैल्यू हो गया। अब ज़रा दोनों फार्मूले में देखें तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, तो किस तरह से कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। एन पे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा। ई की वैल्यू तो चलिए, ई तो कांस्टेंट हो गया। तो उसके बाद टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम है, ये घटते बढ़ते रहता है। ये जब हम टेम्परेचर पे बात करेंगे तब रिलैक्सेशन टाइम पे बात करें, कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी टाउ बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? घटेगी। टेम्परेचर पे किस तरह से इफेक्ट डालेगा उस समय बात करेंगे हम। तो चलिए नोट्स में एक बार देख लेते हैं आप, आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ लास्ट में लिखा रेजिस्टिविटी के बारे में, देखिए, इट इज़ क्लियर दैट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया ऑफ द कंडक्टर बट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यानी रेजिस्टिविटी जो है लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। कैसा है कंडक्टर का मटेरियल, उस पर डिपेंड करेगा। तो आइए, आपके पास नोट्स भी है, नोट्स को भी देख लेंगे।